गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी चैप्टर का कुछ टॉपिक कवर किए थे। हमने स्ट्रेंथ तक कवर हो गया था हमारा, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ तक। अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक आता है स्ट्रेन के बाद आता है पॉइजन रेशियो। क्या आता है? पॉइजन रेशियो। पाइसन बोलते हैं इसको, पॉइजन नहीं, पाइसन। पॉइजन पता है क्या होता है? जहर होता है वो तो। पाइसन रेशियो, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस का नाम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? स्ट्रेन का नाम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? उसी प्रकार से सिर्फ हमें इतना याद करना है, जो पाइसन रेशियो होता है ये होता है लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन सभी को पता है। मेरे पास कोई इलास्टिक है, इलास्टिक को मैंने ऊपर फिक्स करके यहाँ पे उसके अंदर नीचे स्टोन लगा दिया और वो नीचे की तरफ हैंग कर दिया उसको। उसके अंदर खिंचाव आ जाएगा, लंबाई भी चेंज होगी, उसकी लंबाई बढ़ गई उसकी, वो तो हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। लेकिन जब उसकी लंबाई बढ़ रही है, ऊपर से उसका डायमीटर कम हो रहा है ना, डायमीटर कम होगा, वो जो होगा वो कहलाता है लेटरल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की जो डायरेक्शन होती है, लेटरल स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन के लंबवत होता है। लंबाई जो चेंज होगी ऐसे होगी हैंग करने के बाद इलास्टिक मटेरियल की, और जो डायमेंशन कम होगा वो ऐसे होगा। ये वाला जो चेंज आएगा वो होगा लेटरल स्ट्रेन, नीचे वाला जो होगा ये होगा लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो पाइसन रेशियो का फुल फॉर्म, इसका फार्मूला क्या होगा? लीनियर स्ट्रेन। बेटा लेटरल स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व विकृति, ठीक है। और लीनियर स्ट्रेन को सभी को पता ही है, लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को बोलते हैं अनुदैर्घ्य विकृति, रेखीय विकृति, ठीक है। ये बात हो जाएगा। पाइसन रेशियो का जैसे ही स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसे ही पाइसन रेशियो का आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन। अभी हम इसके बाद आते हैं, इसके अंदर एक लॉ है हुक्स लॉ। क्या नाम है उसका? हुक्स लॉ। सभी ने हुक सुना है ना, हुक का नाम, हुक के नाम से बहुत फेमिलियर है हम लोग। फिर एक इसमें पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है इसी के अंदर, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस पढ़ा हमने, स्ट्रेन पढ़ा, इलास्टिक मटेरियल बताया था मैंने। जितना मैंने फोर्स लगाया उसी के रेशियो के हिसाब से अगर उस वस्तु के डायमेंशन में चेंज आ जाए, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती हो, कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट, जहां तक उस इलास्टिक की लिमिट है, मतलब जहां तक उसकी जो लिमिट है, उसकी सीमा है, वहां तक जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, जितना मैं स्ट्रेस लगाऊंगा, उतना ही उसके अंदर चेंज आ रहा है, वो कहलाता है हुक्स लॉ। अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, विद इन इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है। प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन के हो गया। अभी ये स्ट्रेन यहां पे मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं ई से, कैपिटल ई से, और इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया अभी? कि अभी अगर कोई तुमसे नॉर्मल साइंस की डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी किसके समानुपाती होता है? लोड अप्लाइड के, मतलब जितना उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया उतना ही उसके अंदर एक्सटेंशन आ गया। एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे मैंने बताया, इलास्टिक मटेरियल को हैंग कर दो, जितना मैं उसके अंदर फोर्स लगाऊंगा उतना ही उसके अंदर खिंचाव या उसकी आकृति में चेंज आएगा, वो कहलाता है हुक्स लॉ। ऐसे ही हुक्स लॉ का नाम आता है दिमाग में क्या आना चाहिए? स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन जो होगा ये कांस्टेंट के बराबर होगा, वो कांस्टेंट कैपिटल ई के बराबर होगा। उस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस का कई प्रकार के मॉडुलस हो गए, तो उसको लिख देते हैं मॉडुली, ठीक है। यानी कि मॉडुलस का ये बहुवचन है, ठीक है। जैसे फार्मूला, फार्मूले का बहुवचन क्या होगा? फार्मूले। ऐसे ही मॉडुलस का प्लूरल फॉर्म हो जाती है मॉडुली। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप ऑफ मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी।
या टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कितने प्रकार के होंगे। स्ट्रेस याद है सभी को? स्ट्रेन याद है? यहां हमने क्या पढ़ा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बटे, सिर्फ ये चीज दिमाग में याद रखनी है, इसके अलावा सिर्फ 3 वर्ड और याद रखने हैं। पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने पहला स्ट्रेस कौन सा पढ़ा था, पहला स्ट्रेन कौन सा पढ़ा था, अरे पहला स्ट्रेन कौन सा पढ़ा था हमने, लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, तीनों एक ही तो है, थोड़ा सा फर्क इसलिए हमने उनको एक कैटेगरी में लिया हुआ है। तो पहले वाले स्ट्रेस को, ये मैं तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूं, हमने जो पहला स्ट्रेस पढ़ा उसको पहले वाले स्ट्रेन से भाग कर दो, यानी कि लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस बटे टेंसाइल स्ट्रेन। ऊपर भी कोई सा नाम लिख सकते हो, नीचे भी तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। पहला समझ में आ गया? इसमें सिर्फ याद रखना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो यहीं से याद हो जाएगा, यंग वर्ड याद रखना है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको वाई से लिखते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे लिखते हैं, ई से, ऐसे ही यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे लिखेंगे, वाई से। ठीक है, और ये जो पाइसन रेशियो होता है इसको लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसको लिखते हैं सिग्मा बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहला हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा स्ट्रेस कौन सा पढ़ा था हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेन कौन सा पढ़ा था हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर दो, तो नॉर्मल स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हो जाएगा वो कहलाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसको लिखते हैं हम के से। अभी तीसरा टाइप ऑफ मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, तीसरा स्ट्रेस कौन सा पढ़ा था हमने, सीरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेन कौन सा पढ़ा था उसके कोरेस्पोंडिंग में, सीरिंग स्ट्रेन। तो सीरिंग स्ट्रेस बटे सीरिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर? इसको लिखते हैं नीटा बोलते हैं बेटा वैसे इसको, लेकिन एन करके उसको कर्सिव में कर दो उसको। ठीक है, नीटा बोलते, क्या बोलते हैं, नीटा। तो वाई यंग मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस, नीटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हो गया यहां पे कवर। अभी इसके पास इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट चीज है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ रीड करने। भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है आपस में। जब जैसे हमने बताया हुक्स लॉ बोलता है विद इन इलास्टिक लिमिट, जहां तक उसकी लिमिट है स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन के समानुपाती होगा। तो हमने ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन देखेंगे, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। ठीक है, तो एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहां पे, इसके ऊपर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अभी मैं इसको ये बता देता हूं कि ये पॉइंट का नाम क्या होता है, किस कैसे बिहेव करेंगे। इसको लिख देता हूं मैं ओ। इस ओ पॉइंट से लेके इस ए पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, और यहां तक हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये बोलता है। ठीक है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन जो है वो यहां तक फॉलो होगा, कहां तक, ओ से लेके ए तक। इस मटेरियल का जो बिहेवियर होगा ये होगा इलास्टिक बिहेवियर। हम ये जो पढ़ रहे हैं ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ पढ़ रहे हैं ऑफ ए मेटेलिक वायर का। ठीक है, मैंने ओ से लेके ए तक क्या फॉलो होगा, इलास्टिक की तरह बिहेव करेगा ये। हुक्स लॉ फॉलो होगा यहाँ पे। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है, और इस ए पॉइंट का नाम होगा प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, फिर हम आते हैं बी पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट का नाम है इलास्टिक लिमिट,
यानी कि प्रत्यास्था सीमा, यानी कि यहां तक वो जो मटेरियल है वो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटा देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस अपनी पहले वाली शेप में ही आ जाएगा। कवर दूसरा बी। फिर होता है सी पॉइंट। सी पॉइंट कहलाता है यील्ड पॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभाव बिंदु। यानी कि सी पॉइंट के बाद वो जो इलास्टिक मटेरियल था वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, वो उसके अंदर प्लास्टिसिटी वाले गुण आ जाएंगे, कुछ गुण आ जाएंगे उसके अंदर। तो सी को पॉइंट को क्या बोलेंगे? यील्ड पॉइंट। यील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभाव बिंदु। उसके बाद है डी पॉइंट। सी के बाद इस मटेरियल का प्लास्टिक बिहेवियर हो जाएगा। डी पॉइंट मैंने बताया था एक ऐसा बल होता है जो उस वस्तु के ऊपर लगाया गया अंतिम बल, कौन सा बल कहलाता है? अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता था। तो ये डी वाला जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अगर अब उसकी अल्टीमेट सिम लिमिट भी क्रॉस होगी तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। इसमें जो ई पॉइंट है वो कहलाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट, कोई भी बोल सकते हो आप, जहां पे वो चीज जाके टूट जाती है। वो चीज आया बेटा समझ में? स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ। ए पॉइंट का क्या नाम है इसमें? प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट का क्या नाम है? सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, ई का, ओ से लेके ए तक, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट में हुक्स लॉ फॉलो होगा। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेन। अभी देखो बेटा अपना ये चैप्टर जो है अपने सिलेबस के हिसाब से लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ इसके अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, प्लास्टिक। 2 मिनट का टॉपिक है, मैं बताता हूं आप क्या प्लास्टिक क्या होते हैं। प्लास्टिक एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, जो कि कम ताप के ऊपर जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके ऊपर कम ताप पर आसानी से उसको ढाला जा सकता है, वो होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है कि रेजिन मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। 2 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक जो होता है, एक बार किसी प्लास्टिक को गर्म कर दिया पिघल जाएगा, फिर उसको ठंडा कर दिया तो वो कठोर हो जाएगा, फिर दोबारा उसको गर्म कर सकते हैं, फिर ठंडा कर सकते हैं, फिर उसको गर्म कर सकते हैं, वो प्लास्टिक कहलाता है थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक। दूसरा होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होता है बेटा कि जिस प्लास्टिक को एक बार गर्म कर दिया हमने, फिर उसको ठंडा कर दिया तो वो कठोर हो जाएगा, उसके बाद हम उसको गर्म नहीं कर सकते, वो कौन सा प्लास्टिक कहलाता है? थर्मोसेट प्लास्टिक। जैसे मैंने बताया कि ये रेजिन मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, जो बेस मटेरियल हो गया इसका। दूसरा जो मटेरियल होता है फिलर मटेरियल्स, मतलब जो इसका एक पूरक बोल सकते हैं एक प्रकार से, जैसे कुछ कांच, रुई या कुछ लकड़ी का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो आरा मशीन पे मिलता है, लकड़ी का बुरादा, उसको मिलाने से प्लास्टिक हल्का हो जाता है। जैसे रुई को मिलाने से प्लास्टिक की कंपन सहने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये पूरक पदार्थ हो गए, इनको भी मिलाते हैं। पहले बेस मटेरियल हो गया, फिर ये फिलर मटेरियल यानी कि पूरक पदार्थ हो गया, इसके बाद इसमें कुछ प्लास्टिसाइजर्स मिलाए जाते हैं ताकि प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी हो सके। अब मैंने बताया था थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक और एक थर्मोसेट प्लास्टिक होता है, तो उसके अंदर जो रेजिन या जो बेस मटेरियल जो यूज होता है, थर्मोसेट प्लास्टिक में क्या होता है? फिनाइल, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है, ठीक है। और जो थर्मोप्लास्ट जो जिसको कई बार गर्म ठंडा कर सकते हैं, उसमें पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन, ठीक है, इस तरह के जो रेजिन मटेरियल जो है वो उसमें यूज होते हैं, ठीक है बेटा। अभी इसी के साथ अपना ये जो इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर है, वो फिनिश होता है। यहाँ पे हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन, उसके बाद हुक्स लॉ, पाइसन रेशियो, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन की ग्राफ थ्योरी पढ़ ली हमने, ठीक है बेटा। उसके बाद प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके नीमी पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। इसी क्लास को अभी हम यही फिनिश करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।